चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। देखते हैं हमारे जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें हैं सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है, खान मंत्रालय ने नायकर पट्टी टंगस्टन खनिज ब्लॉक की नीलामी रद्द की। तो यह निर्णय इस खनिज ब्लॉक क्षेत्र में स्थित अरिट्टा पट्टी जैव विविधता विरासत स्थल को संरक्षित करने के लिए लिया गया है। मदुरई जिले में स्थित अरिट्टा पट्टी तमिलनाडु का पहला बीएचएस है। यह पारिस्थितिकी और ऐतिहासिक रूप से काफी समृद्ध स्थल है। इसमें 2200 वर्ष पुराने शैल कर्तित मंदिर, महापाषाणकालीन संरचनाएं, तमिल ब्राह्मी में शिलालेख आदि स्थित है। बात करते हैं जैव विविधता विरासत स्थल बीएचएस के विषय में। तो जैव विविधता विरासत स्थल विशिष्ट पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र वाले क्षेत्रों को कहा जाता है। इनमें कोई एक या अधिक घटक शामिल होते हैं। जानते हैं वो घटक कौन से हैं? तो मूल्य वन्य प्रजाति, दुर्लभ प्रजातियां, प्रजातियों की समृद्धि, उच्च स्थानिकता और सांस्कृतिक और सौंदर्यात्मक मूल्य। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में पहला बीएचएस नल्लूर इमली उपवन बेंगलुरु 2007। वर्तमान स्थिति, भारत में 47 बीएचएस यानी दिसंबर 2024 तक है। कानूनी प्रावधान, तो जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 के तहत राज्य सरकार स्थानीय निकायों के परामर्श से जैव विविधता के नजरिए से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बीएचएस के रूप में अधिसूचित कर सकती है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के परामर्श से बीएचएस के प्रबंधन एवं संरक्षण के लिए नियम बना सकती है। प्रबंधन जानते हैं, तो इनका प्रबंधन जैव विविधता प्रबंधन समिति या बीएमसी की अनुपस्थिति में प्रासंगिक स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित अन्य उपयुक्त संस्था द्वारा किया जाता है। जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राज्य में प्रत्येक स्थानीय निकाय को जैव विविधता के संरक्षण, उनके संधारणीय उपयोग और दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देने के लिए अपने क्षेत्र में एक जैव विविधता प्रबंधन समिति का गठन करना अनिवार्य है। निगरानी, तो यह कार्य राज्य जैव विविधता बोर्ड द्वारा गठित राज्य स्तरीय निगरानी समिति द्वारा किया जाता है। सामान्यतः प्रस्तावित जैव विविधता विरासत स्थल के आसपास या भीतर रहने वाले समुदायों पर उनके पारंपरिक तरीकों या प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने जन्मसिद्ध नागरिकता को समाप्त करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। तो हालांकि एक संघीय न्यायाधीश ने अस्थायी रूप से इस कार्यकारी आदेश पर रोक लगा दी है। इस आदेश द्वारा माता पिता की आव्रजन स्थिति की परवाह किए बिना जन्मसिद्ध नागरिकता की संवैधानिक गारंटी को समाप्त कर दिया गया था। जन्मसिद्ध नागरिकता अमेरिका संविधान के 14वें संशोधन यानी 1868 के तहत एक प्रावधान है। यह प्रावधान अमेरिका में जन्मे किसी भी व्यक्ति को स्वतः नागरिकता प्रदान करता है। ऐतिहासिक संदर्भ जानते हैं इसका। संयुक्त राज्य अमेरिका बनाम वोंग किम आर्क 1898 निर्णय में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा गैर नागरिक माता पिता के बच्चों के लिए भी इसे बरकरार रखा गया है। अमेरिकी जन्मसिद्ध नागरिकता की समाप्ति के भारत पर प्रभाव जानते हैं। तो H1B वीजा धारकों पर प्रभाव। तो H1B वीजा पर भारत से अमेरिका काम करने गए लोगों यानी पेशेवरों के जन्मे बच्चे या ग्रीन कार्ड मिलने की प्रतीक्षा कर रहे बच्चे अब स्वतः नागरिकता के लिए पात्र नहीं होंगे। ज्ञातव्य है कि ग्रीन कार्ड किसी व्यक्ति को अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति देता है। H1B वीजा यह एक अस्थायी वीजा है जो नियोक्ताओं को विदेशी पेशेवरों को स्नातक डिग्री वाली जॉब्स के लिए भर्ती करने की अनुमति देता है। अस्थायी वीजा धारक, तो भारतीय छात्रों और अस्थायी वीजा पर रहने वाले परिवारों को अमेरिका में जन्मे अपने बच्चों के लिए अमेरिका की नागरिकता हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि भारतीय छात्र अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सबसे बड़े समूह में से एक हैं। अप्रवास पर प्रभाव, तो यह कदम भारतीय पेशेवरों, छात्रों आदि को अमेरिका में बसने से हतोत्साहित करेगा और उन्हें कनाडा एवं ऑस्ट्रेलिया जैसे अप्रवास हितैषी देशों की ओर रुख करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बर्थ टूरिज्म पर अंकुश, तो इससे विशेष रूप से महिलाओं द्वारा बच्चे को जन्म देने के लिए अमेरिका की यात्रा करने संबंधी प्रवृत्तियों पर रोक लगेगी। इस तरह से अमेरिका में जन्मे बच्चों के लिए अमेरिका की नागरिकता का दावा किया जा सकता था। ठीक है, अब देखते हैं भारतीय नागरिकता कानूनों का क्रम विकास। तो 1955 का नागरिकता अधिनियम धारा 3, जन्मसिद्ध नागरिकता का प्रावधान 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मे सभी व्यक्तियों पर लागू है। 1996 का संशोधन, तो प्रवासी समस्या के चलते नागरिकता केवल उन्हीं बच्चों तक सीमित की गई है जिनके माता पिता भारतीय नागरिक थे। और 2003 का संशोधन, अवैध प्रवासियों को बाहर रखा गया है। यदि माता पिता से कोई अवैध प्रवासी है तो बच्चा भारतीय नागरिकता के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, बात करते हैं अगली न्यूज की, जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया। तो यह आदेश संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकार क्षेत्र में USCBDC को जारी करने, प्रचलन में लाने और उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाता है।
यूएस सीबीडीसी को डिजिटल डॉलर के रूप में भी जाना जाता है। इसके विषय में जानते हैं तो सीबीडीसी देश की संप्रभु मुद्रा का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण है। इसे संबंधित देश के केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किया जाता है। यह क्रिप्टो करेंसी से अलग है जो प्रकृति में विकेंद्रीकृत होती है। इसके प्रकार जानते हैं तो होलसेल सीबीडीसी वित्तीय संस्थानों और बाजार सहभागियों द्वारा बड़े पैमाने पर लेन देन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि बैंकों के बीच अंतरण, प्रतिभूति निपटान आदि। रिटेल सीबीडीसी तो इसे खुदरा उपभोक्ताओं, आम लोगों और व्यवसाय द्वारा दैनिक लेन देन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। पहला है टोकन आधारित, जिसमें निजी और सार्वजनिक कुंजियों का उपयोग करके एक्सेस किया जाता है, इससे अनाम लेन देन की सुविधा मिलती है। खाता आधारित तो उपयोगकर्ताओं को अपने खातों तक पहुंचने और उनका उपयोग करने के लिए डिजिटल पहचान की आवश्यकता होती है। इसकी विशेषताएं जानते हैं तो इसे भुगतान के माध्यम के रूप में अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिए। यह वैध मुद्रा है तथा सभी नागरिकों, उद्यमों और सरकारी एजेंसियों द्वारा मूल्य का सुरक्षित भंडारण है। उपयोग में सुविधा तो इससे मुद्रा जारी करने और लेन देन की लागत कम होने की उम्मीद है। मौजूदा मुद्रा से अलग यह केंद्रीय बैंक की देनदारी है, न कि किसी वाणिज्यिक बैंक की। इससे संबंधित समस्याएं जानते हैं तो वित्तीय प्रणाली की स्थिरता को खतरा, व्यक्तिगत गोपनीयता और सुरक्षा संबंधी जोखिम, साइबर सुरक्षा चुनौतियां आदि। बात करते हैं भारत में सीबीडीसी पहल आरबीआई का ई रूपी। तो इसकी उत्पत्ति की बात करें तो इसे भारतीय रिजर्व बैंक ने 2022 में लॉन्च किया था। प्रकार है इसके, यह भारतीय रुपए का डिजिटल संस्करण है। इसका फिएट मुद्रा के साथ 1-to-1 रूप में विनियमन किया जा सकता है। बैंकों और गैर बैंकों द्वारा पेश किए गए ई वॉलेट में ई रुपए को रखा जा सकता है और इसका लेन देन किया जा सकता है। इसका उपयोग करके लोगों के बीच आपसी भुगतान या लोगों और व्यापारियों के बीच लेन देन किया जा सकता है। ठीक है, जानते हैं सीबीडीसी के लाभ। तो पहला है शर्तों के अनुसार प्रोग्रामिंग। तो इसे प्रोग्राम किया जा सकता है ताकि एक्सपायरी डेट तक इसका उपयोग करने के लिए उपभोक्ताओं को बाध्य किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्र रूप से परिवर्तनीय। तो वाणिज्यिक बैंक की मुद्रा और नकदी के खिलाफ परिवर्तनीय है। थर्ड है द्विपक्षीय विनिमय। तो स्विफ्ट और पारंपरिक डॉलर प्रणालियों को दरकिनार करते हुए प्रत्यक्ष द्विपक्षीय डिजिटल मुद्रा विनिमय को सक्षम बनाता है। और लास्ट है प्रतिमोध्य वैध मुद्रा। तो बैंक खातों के बिना भी उपयोग करने योग्य है ये। ठीक है, ये बात की हमने लाभ की। अब बात करते हैं अगली न्यूज़ की, जो है एक नए शोध के अनुसार भारत में लौह युग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। तो हाल ही में लौह की प्राचीनता तमिलनाडु से हालिया रेडियोमेट्रिक तिथियां शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है। इस रिपोर्ट में भारत और विश्व में लौह युग से संबंधित मान्य धारणाओं को चुनौती दी गई है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। तो तमिलनाडु में लौह प्रौद्योगिकी का संबंध 3345 ईसा पूर्व से है। शिवगलाई से प्राप्त चारकोल और मृदभांड के टुकड़े 2953 ईसा पूर्व से 3345 ईसा पूर्व के हैं। यह विश्व में लौह प्रौद्योगिकी का अब तक का सबसे पुराना प्रमाण है। किलाना मंडी में पाया गया 1692 ईसा पूर्व का पाषाण ताबूत तमिलनाडु में अपनी तरह का सबसे पुराना शवाधान है। मयिलादुंगपरई, किलान मंडी, पेरुंगालूर जैसे स्थलों पर लोहा गलाने की भट्टियों की खोज की गई है। ये खोज इस क्षेत्र की तकनीकी प्रगति और मजबूत लौह उपकरण व हथियार बनाने की दक्षता को दर्शाती है। ठीक है, देखते हैं नई खोज का महत्व। तो वैश्विक लौह युग के कालक्रम को चुनौती। लौह युग को परंपरागत रूप से अनातोलिया यानी तुर्की के हित्ती साम्राज्य से जोड़ा जाता है। माना जाता है कि अनातोलिया में लौह प्रौद्योगिकी का आरंभ लगभग 1300 ईसा पूर्व में हुआ था। सांस्कृतिक विकास के रैखिक मॉडल को चुनौती। तो पारंपरिक धारणा के अनुसार ताम्र के बाद लौह का प्रचलन आरंभ हुआ था। ऐसा इस कारण क्योंकि लौह धातु के लिए अलग तरह के कौशल और उन्नत स्तर की धातु कर्म विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है। भारत में लौह युग और ताम्र कांस्य युग संभवतः समकालीन थे। वहीं विश्व में ताम्र कांस्य युग के बाद लौह युग शुरू हुआ था। पहले माना जाता था कि भारत में लौह युग 1500 से 2000 ईसा पूर्व के बीच शुरू हुआ था। ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का काल है। नई खोज और स्टडी वी गार्डन चाइल्ड और मॉर्टिमर व्हीलर जैसे विद्वानों की धारणाओं को चुनौती देती है। इन विद्वानों के अनुसार भारतीय उपमहाद्वीप में लौह प्रौद्योगिकी का प्रसार भारत के एकल पश्चिमी केंद्र से हुआ था। अध्ययन में उपयोग की गई डेटिंग तकनीक। तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग यह वैज्ञानिक विधि चट्टानों, जीवाश्म वस्तुओं में रेडियोधर्मी समस्थानिकों के क्षय का विश्लेषण करके इनकी आयु का निर्धारण करती है। एक्सलेरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री रेडियो आइसोटोप अनुपातों का उच्च सटीकता से मापन करती है और यह स्पेक्ट्रोमेट्री व रेडियोमेट्रिक डेटिंग का एक प्रकार है। ऑप्टिकली स्टिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस विश्लेषण। तो इस तकनीक का उपयोग क्वार्टर्स या
फेल स्पार खनिजों के अंतिम बार प्रकाश या ऊष्मा के संपर्क में आने के समय को जानने के लिए किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है 16वें वित्त आयोग ने नीति आयोग की रिपोर्ट राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 का प्रथम अंक जारी किया। तो राज्य 2/3 सार्वजनिक व्यय और 1/3 राजस्व का प्रबंधन करते हैं, साथ ही वे विकास और अवसंरचना में प्रमुख भूमिकाएं भी निभाते हैं। इससे उनका राजकोषीय स्वास्थ्य राष्ट्रीय प्रगति के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालेंगे। तो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य ओडिशा ने राजकोषीय स्वास्थ्य में उत्कृष्टता हासिल की, साथ ही ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता रैंकिंग में सर्वोच्च सूचकांक स्कोर प्राप्त किया है। एस्पिरेशनल यानी आकांक्षी राज्य, तो इन राज्यों को बड़ी राजकोषीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे व्यय की निम्न गुणवत्ता, ऋण स्थिरता और राजस्व जुटाने से संबंधित मुद्दे। राजस्व संग्रहण गोवा, तेलंगाना और ओडिशा राजस्व संग्रहण में अग्रणी है। पूंजीगत व्यय, तो अचीवर यानी सफल और फ्रंट रनर राज्य अपने विकास संबंधी व्यय का लगभग 27% पूंजीगत व्यय के लिए आवंटित करते हैं। इसके विपरीत परफॉर्मर और एस्पिरेशनल राज्य केवल लगभग 10% आवंटित करते हैं। ऋण स्थिरता, तो पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों पर ऋण का बोझ बढ़ रहा है, इससे ऋण स्थिरता को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के विषय में जानते हैं, तो इसका उद्देश्य है संतुलित क्षेत्रीय विकास और आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए राज्यों के राजकोषीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना। आकलन 18 प्रमुख राज्यों का राजकोषीय स्वास्थ्य है, 5 प्रमुख उप सूचकांकों पर आधारित, तो व्यय की गुणवत्ता, राजस्व संग्रहण, राजकोषीय विवेकशीलता, ऋण सूचकांक और ऋण स्थिरता। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का महत्व, तो राजकोषीय स्वास्थ्य ढांचा या राजकोषीय समेकन पारदर्शिता और संसाधन प्रबंधन में सहायता करता है। राष्ट्रीय विजन को समर्थन, तो सूचकांक से मिलने वाले परिणाम भारत के विकसित भारत @ 2047 को प्राप्त करने के व्यापक विजन के अनुरूप है, जहां राज्य स्तर पर वित्तीय अनुशासन देश के आर्थिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक के अनुसार राज्य श्रेणियां। तो अचीवर, तो इसमें हमारे जो शीर्ष प्रदर्शनकर्ता देश हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, गुजरात। फिर फ्रंट रनर इसमें है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और कर्नाटक। परफॉर्मर तमिलनाडु, राजस्थान, बिहार व हरियाणा है। और एस्पिरेशनल में केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश एवं पंजाब है। ठीक है, बात करते हैं अन्य सुर्खियों की। इसमें पहली न्यूज है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर हॉलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस योजना यानी दिशा। तो हाल ही में दिशा योजना के तहत हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान अभियान आयोजित किया गया है। इसे भारत के संविधान को अपनाए जाने की 75वीं वर्षगांठ और भारत के एक गणराज्य के रूप में स्थापना के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया है। इससे आशय है डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर हॉलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। इस योजना की शुरुआत 2021 में विधि और न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने की थी। इसे 5 वर्ष की अवधि 2021 से 2026 के लिए शुरू किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 39A और 14 और 21 के प्रावधानों के अनुरूप भारत के लोगों को न्याय दिलाना सुनिश्चित करना। अन्य उद्देश्य है योजना टेली लॉ, प्रो बोनो लीगल सर्विसेज तथा कानूनी साक्षरता और कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों के लाभों को अधिक लोगों तक बेहतर तरीके से पहुंचाती है। ठीक है, फिर आती है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025। तो हाल ही में केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2024 में घोषणा की थी कि 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने 2012 को भी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाया था। इसके लिए थीम थी सहकारिताएं बेहतर विश्व का निर्माण करती हैं, कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। तो उद्देश्य सहकारिता वर्ष मनाने का उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन आदि में सहकारी उद्यमों के अमूल्य योगदान के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। तो हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने अपना 6ठा नया क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी में स्थापित किया। इससे पहले IAAI के 5 क्षेत्रीय कार्यालय गुवाहाटी, पटना, कोच्चि, भुवनेश्वर और कोलकाता में स्थापित किए गए थे। इनके विषय में देखते हैं। नोडल मंत्रालय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। ये भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1985 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। लक्ष्य है पोत परिवहन और नौवहन उद्देश्यों के लिए भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों का विकास एवं विनियमन करना। उद्देश्य है अंतर्देशीय जल परिवहन हेतु अवसंरचना के विकास एवं रख रखाव के लिए परियोजनाएं शुरू करना, और इसके लिए इस संस्था को पोत परिवहन मंत्रालय से अनुदान प्राप्त होता है। नेक्स्ट, कोडिकनाल सौर वेधशाला। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर सम्मेलन में कोडिकनाल सौर वेधशाला की 125वीं वर्षगांठ मनाई गई। इसकी स्थापना 1899 में हुई थी। वर्तमान में इसके स्वामित्व और संचालन की जिम्मेदारी भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान के पास है। तमिलनाडु की पलानी पहाड़ियों में कोडाइकनाल में स्थित है।
कोडाईकनाल भूमध्य रेखा के निकट है, साथ ही अधिक ऊंचाई पर यहाँ धूल रहित वातावरण पाया जाता है, इसलिए यहाँ सौर वेधशाला की स्थापना की गई है। उद्देश्य है, इस वेधशाला की स्थापना इसलिए की गई है ताकि यह जानकारी प्राप्त की जा सके कि सूर्य पृथ्वी के वायुमंडल को कैसे गर्म करता है। साथ ही इसका उद्देश्य मानसून प्रणाली के बारे में समझ बढ़ाने हेतु डेटा संग्रह करना भी है। फिर आती है रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना 2021। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने 2023-24 की अवधि के लिए लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट जारी की। वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में शिकायतों में लगभग 33% की वृद्धि दर्ज की गई है। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना के विषय में जानते हैं तो यह योजना 2021 में शुरू की गई। इसे आरबीआई के वैकल्पिक शिकायत निवारण फ्रेमवर्क के तहत शुरू किया गया। उद्देश्य है इसका एक राष्ट्र एक लोकपाल सिद्धांत का अनुपालन करना। इस योजना में आरबीआई की निम्नलिखित 3 पुरानी लोकपाल योजनाओं को एकीकृत किया गया है। पहली बैंकिंग लोकपाल योजना 2006, फिर गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना 2018 तथा डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल योजना 2019। यह योजना आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थानों के खिलाफ शिकायतों के समाधान के लिए सिंगल विंडो प्रदान करती है। आरबीआई द्वारा विनियमित संस्थानों में शामिल है वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, भुगतान प्रणाली भागीदार और क्रेडिट सूचना कंपनियां। ठीक है, नेक्स्ट है संजय सिस्टम। तो हाल ही में रक्षा मंत्री ने भारतीय थल सेना की निगरानी और टोही क्षमताओं को बढ़ाने के लिए उन्नत युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली संजय का शुभारंभ किया। इसे भारतीय थल सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। इसे आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप विकसित किया गया है। यह एकत्रित जानकारी को संसाधित करके आर्मी डेटा नेटवर्क और सैटेलाइट संचार नेटवर्क के माध्यम से युद्ध क्षेत्र का एकीकृत निगरानी चित्र तैयार करेगा और इस प्रणाली को जमीनी और हवाई बैटलफील्ड सेंसर से प्राप्त डेटा को निर्बाध रूप से एकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया है। फिर आता है कॉपर्स फ्लावर। तो यह एक दुर्लभ पादप है। यह 1 दशक से भी अधिक समय के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खिला है। इसके विषय में देखते हैं। पादप फूल खिलने के दौरान सड़ने जैसी बदबू के लिए जाना जाता है। यह इंडोनेशिया के जंगलों में पाया जाता है। यहाँ इसे बुंगा बंकाई के नाम से जाना जाता है। इसे विश्व के किसी भी पादप की तुलना में सबसे बड़ी पुष्प संरचना होती है जो जमीन से 3 मीटर तक ऊंची होती है। यह पादप आमतौर पर कुछ वर्षों में एक बार से अधिक नहीं खिलता है और यह केवल 1 दिन तक ही खिलता है। IUCN ने इसे एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया है। अब देखते हैं स्टारगार्डेट रोग। तो हाल ही में स्विट्जरलैंड के शोधकर्ताओं ने स्टारगार्डेट रोग के इलाज में मदद के लिए एक जीन संपादन तकनीक विकसित की। इसके विषय में देखते हैं। यह एक दुर्लभ वंशानुगत आनुवांशिक नेत्र रोग है। यह बच्चों और युवा वयस्कों में दृष्टि लोप का कारण बनता है। यह ABCA4 जीन में परिवर्तन के कारण होता है। यह जीन शरीर द्वारा विटामिन ए के उपयोग को प्रभावित करता है। यह तब होता है जब वसा युक्त पदार्थ मैक्यूला पर जमा हो जाता है। मैक्यूला रेटिना का वह छोटा हिस्सा है जो शार्प है सेंट्रल विजन के लिए आवश्यक होता है। आमतौर पर यह द्विपक्षीय होता है जिसमें दोनों आंखें शामिल होती हैं और इसका कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। ठीक है, देखते हैं सुर्खियों में राज स्थल। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य यानी DRC, राजधानी इसकी किनशासा। तो हाल ही में गैर राज्य सशस्त्र समूह M23 द्वारा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्वी भाग में की जाने वाली हिंसा के कारण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ है। इसकी भौगोलिक विशेषताएं देखते हैं तो ये अफ्रीका महाद्वीप में अल्जीरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश और उप सहारा अफ्रीका में सबसे बड़ा देश है। भूसीमाएं अंगोला, बुरुंडी, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो गणराज्य, रवांडा, सूडान, तंजानिया, युगांडा और जाम्बिया। समुद्री सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। इसकी भौगोलिक विशेषताएं देखते हैं तो प्रमुख नदी है कांगो नदी। नील नदी के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है कांगो नदी। वनस्पति उष्णकटिबंधीय वन। तो कांगो बेसिन में दुनिया के सबसे बड़े उष्णकटिबंधीय पीटलैंड अवस्थित है। खनिज है कोबाल्ट, सोना, तांबा, कोयला, लोहा, अयस्क, लिथियम आदि। ठीक है, तो हमारी आज की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी हमने सभी पे विस्तार से चर्चा और विश्लेषण किया। अब इसी के साथ मिलते हैं कल अपनी नई खबरों के साथ।